देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, ये है क्या और इसका औचित्य क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। ठीक है, आपने फ्रांसीसी क्रांति का नाम सुना होगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और कई तरंगों के रूप में वहाँ पे उठती और गिरती रही। ठीक है, वो क्या रहा था कि वहाँ पे तानाशाही बहुत थी, निरंकुश शासन था। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय एक दार्शनिक हुए, फ्रेंच दार्शनिक हुए जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू। तो उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में कहा। हालांकि इसकी आप जड़ें खोदेंगे तो आप पाएंगे कि जो जॉन लॉक थे, जिनको उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया, लेकिन इसको बहुत ही औपचारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से आपके जो फ्रेंच दार्शनिक थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने दिया, प्रतिपादित किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। उन तीनों के काम अलग अलग होते हैं। विधायिका का काम विधि बनाना होता है, कार्यपालिका उनको लागू करना होता है और न्यायपालिका का होता है विवादों का निपटान करना। सॉरी, तो यहाँ पे सीधा मतलब जब पृथक्करण की बात होती है तो सीधा है कि तीनों के काम अलग अलग रहें। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि एक ही अंग सारे काम करे। जब तीनों अंग अलग अलग काम करेंगे, उनकी शक्तियाँ अलग अलग होंगी, तो क्या होगा? केंद्रीकरण नहीं होगा, निरंकुश शासन नहीं होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब सीधा उन्होंने कहा कि अगर निरंकुशता को रोकना है तो क्या करो, शक्तियों को बांट दो, थोड़ी इधर इसे दे दो, थोड़ी थोड़ी हर जगह शक्तियों को बांट दो। तो इससे आपके जो नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनकी सुरक्षा हो जाएगी, विधि के शासन की सुरक्षा हो जाएगी, लोकतंत्र बचा रहेगा और देश निरंकुशता की ओर या डिक्टेटरशिप की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति में सारी शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, तो निरंकुश शासन का जन्म होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी शक्तियाँ अलग अलग दे दो। पार्लियामेंट अपना कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करेगी और जो जुडिशरी है वो डिस्प्यूट को देख लेगी। तो ये है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगर हमारे संविधान में बात करें तो संविधान में इसकी कुछ जड़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 50 है DPSP में, उसमें कहा गया कि सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है और किया भी गया उस चीज़ को। ठीक है, 1973 तक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, उसके पास कई प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ थीं, तो उसके से छीन कर या वापस लेकर जो न्यायपालिका है उनको दे दिया गया। ठीक है, तो ये सारी शक्ति का पृथक्करण था। हाँ, उल्लंघन बार बार होता है। जैसे कि जब ऑर्डिनेंस अगर जारी किए जा रहे हैं तो उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस से राष्ट्रपति या कार्यपालिका कानून बना रही, जबकि विधायिका कानून बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा है, यानी कार्यपालिका विधायिका की कानून बना रही है, तो ये भी शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। या फिर जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, न्यायिक सक्रियता हो रही है। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से न्यायपालिका सरकार के काम करने लगती है, तो यहाँ भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को आप समझ सकते हैं। और जो आज शाम का जो टॉपिक्स हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज संडे है, अवकाश का दिन है, तो फिर आप थोड़ा बड़ी क्लास ले लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो मतलब ब्रिटिश कंपनियां किस प्रकार से भारत में आई, उस समय परिस्थितियां क्या थीं, किन परिस्थितियों में भारत में उनका आगमन हुआ, क्षेत्रीय राजा क्या थे, आपस में संघर्ष क्या चल रहा था, ब्रिटिश कंपनियों का आकर आपस में संघर्ष कैसे क्या हुआ, और वो कारण क्या रहे जिसके कारण ब्रिटिश कंपनियां ही भारत में सर्वाइव कर पाएँ। फ्रांसीसी कंपनी जबकि इतनी मजबूत अवस्था में थी, आखिर में क्या कारण बने कि उसको भारत को छोड़कर निकलना पड़ा, या फिर 2-4 क्षेत्र तक ही सीमित होना पड़ा, है ना। जैसे कि माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम, इन क्षेत्रों में।
तो इन सब पे अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो शक्ति का पृथकगण मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है।